हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। इसका पार्ट 18 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगशी म्यूज़िक प्ले करता है। म्यूज़िक सुनते ही विंग के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। उसे म्यूज़िक और उसके कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। वांगशी विंग को डांस करने के लिए पूछता है। विंग नर्वस हो जाता है। मुझे नहीं आता ज़्यादा। वांगशी बोलता है कोई नहीं, और वह विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है सुधर जाओ। उसके बाद जिनजुशन भी यानली को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर वहीं आ जाता है, और लैन शिचैन भी जैंग चेंग के साथ वहीं पर आ जाते हैं। जैंग चेंग को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। अब वांगशी और विंग धीरे धीरे डांस करना शुरू कर देते हैं। विंग को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी स्टेप मैच करने में। विंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। वांगशी बोलता है तुम अपने पैरों को मेरे पैरों के ऊपर रख सकते हो। विंग वांगशी को ही देख रहा था और मानो कि उसकी आंखों में खो ही गया था। विंग बोलता है तुम्हारे जूते गंदे हो जाएंगे, लेकिन वांगशी विंग को और ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ पुल कर लेता है। फ़र्क पड़ता है। अब विंग अपने पैरों को वांगशी के पैरों के ऊपर रख लेता है। डांस करते वक्त विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी वो बिल्कुल एक इनोसेंट बेबी की तरह थी। विंग बोलता है अगर मैं गिर गया। अब वांगशी विंग को टर्न कर देता है, उससे पीछे से गले लगा लेता है। उसके हाथ अब विंग की बैली पर थे। उसके मुंह से आने वाली गर्म हवा विंग के नेक पर लग रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा टिकलिंग हो रही थी। विंग वांगशी के हाथ को उठाने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर लेता है और उसके कान में बोलता है नहीं बचोगे। विंग वांगशी की तरफ मुड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वांगशी बोलता है ऐसे ही रहो। उसके बाद वांगशी विंग की आंखें बंद कर देता है। विंग बोलता है वांगशी ये सब क्या है, लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता और विंग को अपने साथ ऐसे ही ले जाने लगता है। वांगशी विंग को एक जगह ले जाता है। वहाँ ले जाकर वह विंग की आंखों से पट्टी हटा देता है। जैसे ही विंग चारों तरफ देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग वांगशी को देखता है ये सब, लेकिन वांगशी सिर्फ विंग की तरफ स्माइल करता है। विंग बोलता है ये सब तुमने करा है। वांगशी अपने सर को हाँ में हिलाता है। विंग बोलता है ये तो कमाल है। विंग चारों तरफ हॉल को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डार्क एम्बियंस में डेकोरेट किया गया था। विंग बोलता है मैं कोई मूवी में हूँ क्या, या फिर किसी बुक में आ गया हूँ। वह हॉल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बना हुआ था। यही वह हॉल था जिसकी वजह से वांगशी ने यानली से बातें करी थी। उन्होंने आज का दिन चुना था क्योंकि आज फुल मून नाइट थी और उसकी रोशनी सीधा वहाँ पर एंट्री कर रही थी और वह और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग चारों तरफ देखने लगता है। वे जलती हुई कैंडल, उनसे आने वाली सेंट। विंग वहाँ पर टेबल पर रखे छोटे छोटे क्यूट से टेडी बियर्स को देखता है। ये मेरे हैं, और वह उछलने लगता है। विंग वहाँ पर हर चीज़ को हाथ लगाने लगता है। सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। वह पर्दों को हाथ लगाता है। वह टेबल्स को देखता है। उसके चेहरे पर एक बच्चों वाली स्माइल होती है। विंग वांगशी को गले लगा लेता है। तुम सच में अमेजिंग हो। और इसके बाद विंग वांगशी को किस करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वह दोनों अलग होते हैं तो विंग की नज़र दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर विंग को आई लव यू लिखा हुआ दिखता है, जो कि रेड और वाइट कलर से लिखा था और उसके ऊपर कैंडल्स लगी थी। अब वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे रूम में ले जाता है। जब विंग रूम को देखता है तो उसकी आंखें और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रूम भी बिल्कुल डार्क फैंटेसी के रूप में तैयार किया गया था। डार्क एम्बियंस लेकिन ब्यूटीफुल, और उसे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लुक दिया गया था। वांगशी विंग को उतार देता है। विंग बेड की तरफ जाता है, जहाँ पर उसी के साइज़ का एक टेडी बियर रखा था। विंग उसके बाद रखे वहाँ पर सफ़ेद फूलों को उठाता है, क्योंकि विंग को वाइट फूल पसंद थे। विंग रूम को देखता है, उसके फर्नीचर को टच करता है, अपने आसपास के एम्बियंस को देखता है, और उसके बाद विंग वांगशी की तरफ मुड़ता है। मैं बता भी नहीं सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ। विंग टेडी बियर को टाइटली गले लगा लेता है। वांगशी विंग की तरफ देखता है। मेरा क्या। विंग हंसने लगता है। उसके बाद विंग वांगशी से पूछता है ये सब कैसे, और तुम्हें कैसे पता। वांगशी विंग के हाथ को पकड़ता है, दोनों के हाथों को इंटरविंग कर लेता है और उसे अपने साथ बाहर हॉल में ले आता है। हॉल में ले आने के बाद
वांगशी म्यूज़िक प्ले करता है और विंग के सामने बैठ जाता है। विंग वांगशी को देखता है और वांगशी रिंग निकालता है। वांगशी बोलता है, मैं तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए। लेकिन तब तक भी मैं सभी को बताना चाहता हूँ तुम मेरे हो, और इसलिए मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से प्रपोज़ करना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हारा फैंटेसी ड्रीम था। विंग वांगशी को हैरानी से देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आज तक किसी को नहीं बताया था कि उसे ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी वांगशी ने पता कर लिया और उसके लिए ये सब करा। वांगशी विंग को रिंग पहनाता है। विंग की आंखों में आंसू होते हैं और वह वांगशी को गले लगा लेता है। वांगशी बोलता है, हे रो मत, और उसकी बैक को रब करता है। विंग पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? वांगशी बोलता है, डांस करते हुए बातें करें, और दोनों म्यूज़िक के साथ डांस करने लगते हैं। वांगशी बोलता है, फ़ोटो से, जो कि तुम्हारी डायरी से गिरे थे। विंग बोलता है, तुमने एक डायरी पढ़ी? वांगशी बोलता है, नहीं, ये गलत बात होती है, लेकिन वह फ़ोटो मेरे पास थे और मुझे तुम्हें कोई सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने यानली जी से बात करी थी कि कभी तुमने उनसे कभी बातें करी हो क्या कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्या पसंद है। जब उन्होंने बताया था कि अब तो नहीं, लेकिन बचपन में तुम इसी तरह के फैंटेसी एम्बियंस को पसंद करते थे। विंग बोलता है, हाँ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने इस बारे में बातें करना बंद कर दिया, लेकिन मेरा इनके लिए क्रेज़ बंद नहीं हुआ। ये बेस्ट होता अगर कोई मुझे ऐसे प्रपोज़ल देता, लेकिन मैंने इस बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहा क्योंकि अगर कोई मुझे ऐसी जगह पर लाए तो सबसे पहले डर की वजह से भागने वाला पर्सन भी मैं ही रहूँगा, और दूसरा इन्हें पसंद करने वाला पर्सन भी मैं ही। और विंग बेबी की तरह फेस बनाता है। वांगजी विंग के गालों को पिंच करता है। वांगजी बोलता है, क्यूट। विंग बोलता है, क्या क्यूट? ये क्वेश्चन मैं खुद ही सोचता था कि अगर बाई चांस मैं अकेला आ जाऊँ ऐसी जगह पर तो डेफिनेटली डर जाऊँगा, और अगर किसी के साथ आया या किसी ने प्रपोज़ करा या फिर किसी ने प्रपोज़ल दिया तो फिर मेरा रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये इतना अच्छा हो सकता है ये नहीं सोचा था। मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, यहाँ की डेकोरेशन, सब कुछ, ये जगह, ये म्यूज़िक, इनके कलर्स, और तुम, और यहाँ पे आने वाली ये लाइट। वांगशी बोलता है, इसलिए हमने आज के दिन का सोचा था। विंग बोलता है, लेकिन तुमने डायरी पढ़ी है ना? क्योंकि चीज़ें एग्जैक्ट वैसी ही हैं, इवन पर्दों के कलर्स भी जो मुझे चाहिए थे। वांगशी बोलता है, हाँ, मैंने बाद में पढ़ ली थी। विंग वांगशी को ही देखता है। उसके बाद वांगशी बोलता है, और इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा था। विंग बोलता है, क्या? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। विंग वांगशी को गले लगाता है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। विंग बोलता है, मेरी दुनिया वैसे ही कलरफुल थी, लेकिन तुम्हारे आने से ये और ज़्यादा हसीन हो गई। वांगशी के हाथ वैसे ही विंग की कमर पर थे और दोनों डांस कर रहे थे। वांगशी बोलता है, मेरी दुनिया भी कलरफुल हुई है, और शायद गुलाबी इश्क के साथ। वांगशी बोलता है, लाल और सफ़ेद के मिलने से गुलाबी बना है ना। विंग बोलता है, लेकिन मेरा पिंकिश लव तो तुम हो वांगशी। तुम्हें पता है, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी वॉइस का कलर भी पिंक आता है। वांगशी विंग को ध्यान से देखता है। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगशी अपने हाथ की घड़ी को देखता है। विंग पूछता है, क्या हुआ? वांगशी बोलता है, तुमने पूछा था ना एक बार कि बिचन कौन है? विंग बोलता है, हाँ, और उसके बाद याद ही नहीं रहा। वांगशी विंग को वह घड़ी दिखाता है। विंग बोलता है, ये तो ख़राब है। वांगशी बोलता है, हाँ। विंग पूछता है, फिर? वांगशी बोलता है, यह मुझे मेरी कज़न ने गिफ्ट करी थी। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी। मैं 5 साल का था विंग। मदर की तबीयत ख़राब रहती थी तो मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया क्योंकि मदर का इलाज होना था, और इस दौरान वह मेरा ध्यान नहीं रख सकती थी। मैं नया था और मुझे दोस्त बनाने नहीं आते थे, लेकिन उस वक्त मेरी कज़न थी जो मेरा ध्यान रखती थी। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चुप रहता था तो सभी को लगता था कि शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। मेरे ग्रैंडफादर ने काफ़ी बार कहा कि वह मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी कज़न थी जिसने मना कर दिया कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है।
मैं उस वक्त किसी के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाता था, शायद आज भी नहीं इतना, बट पहले ज़्यादा था। बट मेरी कज़न ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे किसी डॉक्टर के ना ले जाएं। वो मेरे पास थी, वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, वह मेरा ध्यान रखती थी। उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। धीरे धीरे मुझ में भी चेंजेस आए। उसने मुझे बताया कि हम जैसे कंफर्टेबल फील करें हम वैसे ही रहें, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चीज़ें सीखना, चीज़ों पर ध्यान देना, अपने आसपास ध्यान देना चल क्या रहा है। उसने मुझ में चेंजेस नहीं करे थे, उसने मुझे नई चीज़ें सिखाई थी। जब मैंने खुद को सबके सामने लाने की कोशिश करी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अजीब था। ओपन अप होने में बहुत अजीब लगता था, कई बार बुरा भी लगता था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं कैसे बात करूं, किससे क्या बात करूं। और कई बार लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेते थे, बट शी वाज़ देयर। वो हमेशा कहती कि किसी को प्लीज़ मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, सामने वाला समझ जाए तो ठीक, ना समझे तो और भी ठीक। इसलिए मुझे फ्रेंड्स बनाने में भी दिक्कत आती थी, बट उसका कहना था कि ऐसे दोस्तों से अकेले रहना ही ठीक है, सिर्फ तब आए जब तुम उनके सुनो, उनके काम आए, उनके काम आओ और उनके मतलब से चीज़ें चलें, ना कि तुम्हें समझने की जैसे तुम हो। यह घड़ी उसी ने दी थी। इसका नाम बेचैन इसलिए है, इसका मतलब वर्ल्डली अफेयर को इग्नोर करा जाए। उसका कहना था कि खुद पर ध्यान दो, खुद की पर्सनैलिटी को सुधारो, खुद चीज़ें सीखो, ना कि किसी को बदलने पाए, ना कि एक्सपेक्टेशन रखें कि सामने वाला बदले। मैं 12 साल का था जब यह घड़ी उन्होंने दी थी, और उन्हें विश्वास था कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ मैं हमेशा ही कंफर्टेबल फील करूँगा, उसके साथ बातें करने में, उसके साथ हंसने में, उसके साथ बोलने में। बट जब मैं 15 साल का था, एक एक्सीडेंट में वह मारी गई। मैं बिल्कुल टूट गया था और मैं वापस यहाँ आ गया, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें मुझे उनकी याद दिलाती थी। कुछ महीनों तक तो मैं बिल्कुल वैसे ही रह गया जैसे मेरी जान भी जा चुकी है। बट फिर धीरे धीरे एहसास करा कि वो मेरी लाइफ को ऐसे नहीं चाहती थी। मैं अपने आप में ओपन अप हुआ, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ, सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स। मैंने ध्यान दिया कि मुझे मेरा सर्कल बड़ा पसंद नहीं है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कम लोग चाहिए, लेकिन वह जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर तुम आए वीइंग, जिसने मेरी दुनिया में पूरा तूफ़ान हिला दिया। वांगशी वीइंग की आंखों में देखता है, मैं बिल्कुल बेचैन हो गया था। मुझे लगता है शायद इसलिए तुम मेरे दिमाग में हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें अजीब हैं, लेकिन तुम मेरे दिमाग में नहीं थे, तुम मेरे दिल में थे। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सब कुछ। मुझे पहले गुस्सा आता था, कभी तुम पर तो कभी खुद पर, कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी बातें चाहे कैसे भी हों, लेकिन मुझे बुरी नहीं लग रही थी। मैं खुद को तुमसे दूर जाने का ट्राई करता रहा, तुम्हें मुझसे दूर भेजने का ट्राई करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ उन्हीं पर्सन की तरह हो, क्योंकि अभी तुम यंग हो, तो तुम्हें नहीं पता तुम जिससे प्यार करते हो वो ट्रूली लव है या नहीं। हो सकता है तुम्हारा मन बदल जाए, तुम किसी और से प्यार करने लगो, या फिर तुम्हें एक टाइम के बाद आकर रिग्रेट रहे, लेकिन तुमने पीछा नहीं छोड़ा, तुम लगे रहे। उस दिन जब तुम ड्रंक थे, जब तुम रूम में थे, तुम्हारी सारी बातें, उस दिन मुझे मेरी कज़िन की वो सारी बातें याद आई, और मुझे भी यह एहसास हो गया था कि अब कुछ भी कर लूँ, लेकिन इन फीलिंग से भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल था वीइंग। अभी तक फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने लाइफ में क्या करा है, पर वीइंग तुम्हारे आने से मैंने लाइफ को जीने का एक नया नज़रिया देखा है। शांति से थी मेरी दुनिया, लेकिन फिर उसमें एक तूफ़ान आ गया, और वो भी बहुत प्यारा। वांगशी की आंखों में भी आंसू थे और वीइंग की भी। वांगशी की ये सारी बातें सुनकर वीइंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसे नहीं लगा था कि वांगशी इस तरह से उसके लिए फ़ील करता है। वीइंग वांगशी को गले लगाता है। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा करा है और वैसे ही अपनाया है जैसे हम हैं।
अब 5 साल बीत चुके हैं और सभी की शादी हो चुकी है। शाओशिन चैन ने भी शुयांग को हाँ कर दिया था। यान ली और जिनजुशन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। जियांग चेंग और लैन शिचेन विंग की फैमिली के साथ रहते हैं और वांगची और विंग वांगची की फैमिली के साथ। शुयांग और शाओशिन चैन दोनों ने अपना अलग घर ले लिया है। वांगची और विंग की शादी को भी लगभग 1 साल हो गया था। अब वांगची और विंग दोनों ही अनाथ आश्रम जा रहे थे क्योंकि उन्हें कोई बच्चा गोद लेना था। ये भी विंग के विश में से एक था कि चाहे वह शादी किसी से भी करे, लेकिन वह बच्चे को गोद तो लेना चाहता है। दोनों अनाथ आश्रम पहुँच जाते हैं। विंग जल्दी से कार से उतरता है। विंग को ऐसे देखकर वांगची सोचता है, सीरियसली हम यहाँ बच्चे को लेने आए हैं, इस बच्चे के लिए। विंग वांगची को देखता है, क्या कर रहे हो, चलना नहीं है, और जल्दी से अंदर जाने लगता है। वांगची सोचता है, ये तो अभी खुद बच्चे की तरह है। वहाँ पर उन्हें एक लेडी बच्चों की तरफ ले जाती है, एक रूम में जहाँ बच्चे खेल रहे थे। लेकिन विंग की नज़र बाहर जाती है। वहाँ पर एक 4 साल की लड़की खेल रही थी, लेकिन अकेले अकेले। वांगची देखता है कि विंग कहाँ देख रहा है। वांगची बोलता है, अगर तुम्हें उसे लेना है तो हम उसे ले सकते हैं। विंग बोलता है, वह काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन वह अकेली क्यों है। वह लेडी बोलती है, ओह ये बच्ची, पता नहीं शायद इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। वह बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है और उनसे दिखाई देने वाले कलर से उसकी आंखों में दर्द होता है। विंग और वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग बोलता है, क्या। वह लेडी बोलती है, शायद इस बच्ची के साथ कोई प्रॉब्लम है। विंग उसके पास जाता है और उसी के पास बैठ जाता है। वह कुछ भी नहीं बोलती। विंग उससे बोलता है, तुम हमारे साथ खेलोगी। वह प्यारी सी लड़की विंग की तरफ देखती है, सच में आप खेलोगे। विंग बोलता है, हाँ। वह लड़की बोलती है, आपको मैं अजीब नहीं लगूंगी। वांगची भी विंग के पास बैठ जाता है। वांगची बोलता है, क्यों। वह लड़की बोलती है, क्योंकि ये सभी बोलते हैं मैं बहुत अजीब हूँ और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। विंग को पता चलता है कि इस लड़की को भी विंग की तरह क्रोमैस्थीशिया है और यह भी कलर्स देख सकती है, और उसकी वॉइस के साथ जो कलर्स विंग को दिखाई दे रहे थे वह बिल्कुल वैसे हैं जैसे विंग को वांगची की वॉइस के साथ दिखाई देते हैं। वांगची और विंग उसे ही गोद लेते हैं। उस लड़की का नाम जिया था। शुरुआत में जिया को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उनके साथ रहने में, लेकिन अब वह उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अब जिया को उनके साथ रहते हुए 1 साल हो गया है और वह इस दौरान काफ़ी ज़्यादा शैतान हो गई है। वांगची बोलता है, तुमने इसे अपने जैसा बना दिया। विंग बोलता है, हाँ, क्यूट, चार्मिंग, बहुत प्यारी, अच्छी सी, इनोसेंट सी गर्ल, मेरी तरह। वांगची अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाता है, लेकिन विंग सिर्फ हंसकर दिखाता है। अब यान ली और जिनजुशन दोनों इनसे मिलने आने वाले थे। वह काफ़ी टाइम से आउट ऑफ कंट्री थे, इसलिए सभी लोग मिलने का सोचते हैं। मिलने की जगह वांगची का घर तय होती है। यान ली ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था जो कि अब 5 महीने का हो चुका था। विंग जिया से बोलता है, जिया कोई शैतानी मत करना। जिया बोलती है, लेकिन मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। जिया काफ़ी ज़्यादा समझदार थी। उसे वांगची जो भी सिखाता वह जल्दी सीख जाती थी, लेकिन साथ में वह विंग की तरह शैतान भी हो गई थी। उसकी बातें और उसका आंसर करने का तरीका बिल्कुल विंग की तरह था। अब सभी लोग उनके घर आ जाते हैं। जिया उन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यान ली जिया के पास आती है, हेलो प्रिंसेस, कैसी हो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। जिया बोलती है, मुझे पता है, शान बाबा आपके बारे में हमेशा बातें करते हैं। जियांग चेंग आगे आकर जिया को अपनी गोद में ले लेता है। जिया बोलती है, और शान बाबा बोलते हैं, आप ग्रम्पी हो। जियांग चेंग विंग को गुस्से में देखता है, यही सिखाया तुमने। विंग बोलता है, अपना देखने का तरीका देखो, इसलिए बोला होगा मैंने। उसके बाद सभी एक डिनर करने के लिए बैठते हैं। जिया उस बेबी को देखती है जो कि यान ली की गोदी में था। वांगची बोलती है, जिया तुम्हें अपने ब्रदर को गोद में लेना है। जिया एकदम से तेजी से चिल्लाती है, नो। यह सुनते ही तो सभी लोग जिया को हैरानी से देखते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। वांगची की मदर जिया से पूछती है, क्या हुआ बेबी। जिया बोलती है, ये मेरा हस्बैंड है, ब्रदर नहीं।
ये सुनते ही सभी लोग हैरान और विंग के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। विंग बोलता है, क्या? जिया बोलती है, हाँ बाबा। वांगजी विंग को देखता है। विंग नर्वस होकर वांगजी से बोलता है, मैंने कुछ नहीं सिखाया। शुयांग और शाओशिनचैन हंसते हैं। शुयांग बोलता है, विंग ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। विंग पार्क बनाता है। वांगजी सोचता है, सारे सिनेस्थीसिया वाले ऐसे ही होते हैं क्या? जिया वांगजी से बोलती है, ठीक है ना बाबा, हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे। वांगजी जिया को अपनी लैप में बिठा लेता है और उसके मुंह में खाना देते हुए बोलता है, पहले बड़ी हो जाओ, बाद में बात करेंगे। जिया क्यूटली पार्क बनाती है और सभी लोग जिया को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। जिया यानली की तरफ देखती है, आप बताओ। जियांगशैंग बोलता है, कुछ अच्छा मत सिखाना इसे, और वह विंग को देखता है। यानली बोलती है, आचेंग। जिया सिर्फ बच्ची है अभी। उसके बाद यानली जिया से बोलती है, लिटिल प्रिंसेस, इस बारे में बातें जब करेंगे जब आप बड़ी हो जाओगी, करीब जब 18 साल की हो जाओगी आप। जिया हाँ में सर हिलाती है और विंग जिया को देखता है, ये सच में मुझ पर गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।